हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं की विज्ञान। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यह अध्याय हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका पुनरअभ्यास करेंगे और इसके अंतर्गत हम इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। जैसा कि हम जानते हैं कि परीक्षा में जो 20 नंबर के प्रश्न होते हैं वह ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में से होते हैं, जिसमें कुछ बहुविकल्पीय हैं, खाली स्थान है, सही जोड़ी है, सही गलत है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जिसमें से पहला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। दूसरा, शुद्ध पदार्थ यौगिक तथा मिश्रण हो सकते हैं। तीसरा है, शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है। अगला है, निकेल के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों द्वारा शुद्ध पदार्थों को हस्तांतरित किया जा सकता है। अब इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए है पहला और दूसरा। ऑप्शन बी है पहला तथा तीसरा। ऑप्शन सी है तीसरा और चौथा। और ऑप्शन डी है दूसरा और तीसरा। बच्चों, इसे आप अपने हिसाब से करने का अभ्यास करिए और देखिए कि क्या उत्तर आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा, यानी शुद्ध पदार्थों में केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं तथा शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है। अगला प्रश्न है, लोहे की बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। ऑप्शन ए है संक्षारण तथा यह भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी है। दूसरा, विलयन तथा यह भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन सी, संक्षारण तथा यह रासायनिक परिवर्तन है। और ऑप्शन डी, विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न नंबर तीसरा है, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है। विषमांगी। ऑप्शन ए है विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ऑप्शन बी है समांगी तथा टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ऑप्शन सी है विषमांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। और ऑप्शन डी है समांगी तथा टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह यानी कि सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिश्रण है वह समांगी मिश्रण है, किंतु यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। अगला प्रश्न है, आयोडीन का टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किससे संबंधित, निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। ऑप्शन ए है पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में। ऑप्शन बी है वैसलीन में आयोडीन को। ऑप्शन सी है जल में आयोडीन को। और ऑप्शन डी है एल्कोहल में आयोडीन को। तो इसका सही उत्तर है एल्कोहल में आयोडीन को मिलाने पर आयोडीन का टिंचर जो है वह बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के होते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या हैं। बर्फ, लकड़ी, मृदा तथा वायु। अब इन चारों में से 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है पहला और तीसरा। दूसरा जो है बी नंबर है, उसके अनुसार दूसरा और चौथा। तीसरा है पहला एवं चौथा। और चौथा यानी कि डी ऑप्शन है तीसरा एवं चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं चौथा, यानी बर्फ एवं वायु समांगी प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। पहला है
लोहे धातु का पिघलना, दूसरा लोहे में जंग लगना, तीसरा एक लोह छड़ को मोड़ना और चौथा लोह धातु का एक तार खींचना। अब इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी है पहला, दूसरा और चौथा। ऑप्शन सी है पहला, तीसरा और चौथा। और ऑप्शन डी है दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इनमें से यानी पहला, तीसरा और चौथा ये सभी भौतिक परिवर्तन हैं, किंतु लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पहला, तीसरा एवं चौथा। अगला है बहुविकल्पी में निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? पहला है लकड़ी का क्षरण, दूसरा लकड़ी का दहन, तीसरा लकड़ी का चीरना और चौथा लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना। अब इससे भी 4 ऑप्शन बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पहला तथा दूसरा, बी है दूसरा तथा तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा तथा चौथा और ऑप्शन डी है पहला तथा चौथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा ये दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं। कौन से? लकड़ी का क्षरण एवं लकड़ी का दहन, ये दोनों रासायनिक परिवर्तन हैं। बच्चों अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इनमें से पहला है कोलाइड एक खालिस्तान मिश्रण है तथा इसके अवयवों को एक तकनीक जिसे खालिस्तान नाम से जाना जाता है के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन का उत्तर क्या होगा? कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है तथा इसके अवयवों को एक तकनीकी जिसे अपकेंद्रण कहते हैं के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। दूसरा खालिस्तान है बर्फ, जल तथा जल वाष्प भिन्न दिखते हैं तथा भिन्न खालिस्तान गुण प्रदर्शित करते हैं, परंतु वे खालिस्तान दृष्टि में समान होते हैं। तो यहाँ पर पहले का उत्तर होगा भौतिक गुण और परंतु वे खालिस्तान कौन सी दृष्टि से समान होते हैं? रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। बर्फ, जल तथा जलवाष्प ये पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक ठोस है, दूसरा द्रव है, तीसरा गैस है। यानी इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हैं, किंतु रासायनिक दृष्टि से ये सभी एक समान होते हैं। अगला खालिस्तान है एक पृथककारी कीप में जल तथा क्लोरोफॉर्म का मिश्रण लेकर मिश्रित किया तथा कुछ समय के लिए अविक्षुब्ध अवस्था में छोड़ दिया। पृथककारी कीप की ऊपरी सतह पर खालिस्तान की तथा निचली सतह खालिस्तान की होगी। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में क्या होगा? ऊपरी सतह जल की होगी जबकि निचली सतह क्लोरोफॉर्म की होगी। इसी तरह अगला खालिस्तान है 2 या 2 से अधिक मिश्रणीय द्रवों जिनके क्वथनांकों में 25 केल्विन से कम का अंतर है के मिश्रण को खालिस्तान विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या होगा? प्रभाजी आसवन। अगला खालिस्तान है कुछ बूंद दूध युक्त जल में प्रकाश गुजारने पर वह नीली झलक दर्शाता है। यह दूध के द्वारा प्रकाश के खालिस्तान के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है तथा इस घटना को खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। तथा यह प्रदर्शित करता है कि दूध एक खालिस्तान विलयन है। कैसा विलयन है? कोलाइडली समांगी विलयन है। बच्चों अब आइए चर्चा करते हैं सही जोड़ी पर। तो सही जोड़ी बनाने के लिए हमारे पास 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। पहला वाला ऑप्शन है अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। यहाँ पर सामने 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले मैं ऑप्शन पढ़ देती हूँ, इसके बाद हम इसकी जोड़ी मिलाएंगे। दूसरा प्रश्न है डाई में रंगों को पृथक करने में। तीसरा है मोमबत्ती का जलना। चौथा है विद्युत बल्ब का जलना और 5वां है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को शुद्ध करना। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं? भौतिक परिवर्तन,
क्रिस्टलीकरण, पृथक्कारी कीप, क्रोमेटोग्राफी तथा रासायनिक परिवर्तन। अब हमारी जो पहला प्रश्न है, पहली जोड़ी मिलान किसमें करना है? अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण किसके द्वारा होता है? पृथक्कारी कीप के द्वारा। दूसरा जो ऑप्शन है, डाई में रंगों को पृथक करने में किसका प्रयोग होता है? क्रोमेटोग्राफी में। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का जलना यह किस प्रकार का परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का जलना ये कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। और अशुद्ध नमूने से फिटकरी को शुद्ध करना। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो इस प्रकार हो गई हमारी सही जोड़ी। हम कुछ इस प्रकार भी इनके उत्तरों को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला ऑप्शन है, जल में नमक का घोल निलंबन होता है, सत्य अथवा असत्य। तो ये कैसा कथन होगा? यह होगा असत्य। दूसरा है, एरोसॉल एक कोलाइडल विलयन का प्रकार होता है, यह कथन कैसा है? सत्य है। अगला प्रश्न है, नमक एवं गंधक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से पृथक करते हैं, सही अथवा गलत? तो यह ऑप्शन असत्य है। अगला है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, सत्य अथवा असत्य? तो यह कैसा कथन है? सत्य कथन है। अगला ऑप्शन है, प्रश्न है, कांच की बोतल का टूटना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, तो यह कैसा कथन होगा? असत्य। क्यों? क्योंकि कांच की बोतल का टूटना कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं बच्चों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, यानी ये भी एक नंबर के प्रश्न हैं। तो हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े? सही विकल्प पढ़े, सही जोड़ी पढ़े और सही गलत पढ़ा, और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को कहते हैं, तो इसका उत्तर है शुद्ध पदार्थ। अगला प्रश्न है, उस यंत्र का नाम बताइए जिसके द्वारा दूध से क्रीम को पृथक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय यंत्र। अगला प्रश्न है, नमक तथा आयोडीन के मिश्रण को पृथक करने की विधि का नाम बताइए, तो कौन सी विधि होगी ये? इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, आसुत जल को किस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है आसवन विधि। फिर एक शब्द में उत्तर देने के लिए एक प्रश्न और बनता है, जब लोहे की छीलन को गंधक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो एक काला यौगिक बनता है, इस क्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर है रासायनिक परिवर्तन। अब कुछ और प्रश्न है, निम्नलिखित को रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। यह एक नंबर का प्रश्न भी पूछ सकता है, इसे थोड़ा 2 या 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो जब इसके कारण पूछे जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, तब वह 2 या 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, और जब एक शब्दों में आएगा तो केवल उसका उत्तर देना होगा। तो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकृत करने के लिए पहला प्रश्न है, पेड़ों का काटना। तो पेड़ों को काटना कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन। क्यों? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेड़ों के काटने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, अतः पेड़ों का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। हालांकि पेड़ों को काटने के बाद पुनः उनसे पेड़ प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः पेड़ों का काटना रासायनिक परिवर्तन भी कहा जा सकता है। परंतु परिभाषा के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में या रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात ही हुए परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, अतः पेड़ों का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, तो यह कैसा परिवर्तन हुआ? बिल्कुल सही, भौतिक परिवर्तन। क्यों?
क्योंकि मक्खन के पिघलने में केवल मक्खन की भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है। चूँकि मक्खन ठोस है और पिघलने के बाद वह तरल बन जाता है। इस तरल को ठंडा कर पुनः मक्खन प्राप्त किया जा सकता है। अतः मक्खन का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह अगला ऑप्शन है अलमारी में जंग लगना। यह कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि लोहे का जल एवं ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आयरन ऑक्साइड, जो लाल भूरे रंग का होता है, बनता है। यह आयरन ऑक्साइड जंग कहलाता है। जब लोहे के बने समान वातावरण में उपस्थित जल के कणों तथा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। चूँकि जंग लगने के क्रम में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तथा एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, अतः लोहे की अलमारी में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो जल का उबलकर वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्यों? जब जल को गर्म किया जाता है तो यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल एक तरल है जबकि वाष्प एक गैस है, अर्थात जल के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया में जल की अवस्था का केवल स्वरूप बदलता है तथा उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः जल का उबलकर वाष्प बनना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। तो बच्चों, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? जब जल में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर जल विघटित होकर उसके संघटकों अर्थात हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का रासायनिक तथा भौतिक गुण जल के गुणों से बिल्कुल भिन्न होता है, अर्थात जल में विद्युत तरंग के प्रवाहित होने पर नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसका रासायनिक गुण जल के गुण से भिन्न होता है। अतः जल में विद्युत तरंग का प्रवाहित होना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी तरह जल में साधारण नमक का घुलना, यह कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक परिवर्तन। क्यों? जब जल में हम साधारण नमक को घोलते हैं तो नमक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, साथ ही किसी प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया भी नहीं होती है। नमक को पानी के घोल से साधारण भौतिक क्रिया वाष्पीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अतः जल में साधारण नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन होता है। इसी तरह फलों का सलाद बनाना, यह एक भौतिक परिवर्तन होगा। फलों के सलाद बनाने पर केवल फल के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, अर्थात फल का केवल आकार बदलता है। साथ ही फलों से सलाद बनाने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जिससे फलों के रासायनिक गुणों में कोई अंतर नहीं आता है। अतः फलों से सलाद बनाना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह अगला ऑप्शन है लकड़ी तथा कागज का जलना। यह कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। इस रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो बच्चों, अब तक थे 1 नंबर वाले प्रश्न। अब बारी आती है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, और यह प्रश्न 2 नंबर के पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। आइए कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। उदाहरण के लिए चीनी या नमक का जल में घोल अथवा हवा यानी कि वायु, मिश्र धातुएं, ये सभी विलयन कहलाती हैं। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं तथा ऊर्ध्वपादज पदार्थों के उदाहरण दीजिए। तो परिभाषा के रूप में हम क्या लिखेंगे? कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले हुए ही सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं
तथा ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे ही ठोस अवस्था में आ जाते हैं और यही प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातज पदार्थों के उदाहरण हैं आयोडीन, कपूर इत्यादि। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय 2 नंबर में पूछा जाता है, क्रोमेटोग्राफी से आप क्या समझते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? यह एक ऐसी विधि जिसका उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं और यह प्रक्रिया क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अगला 2 नंबर का प्रश्न बनता है, भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। इसी तरह अगला प्रश्न बनता है, रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। बच्चों, ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं और इन्हें आपको अच्छे से समझना और याद भी करना है। अगला प्रश्न है, मिश्रण से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रण की हम परिभाषा देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनमें अवयवों के गुण जो होते हैं विद्यमान रहते हैं, ऐसे पदार्थ या मिश्रण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण अपने अवयवी तत्वों से सर्वथा भिन्न होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है पानी यानी जल। अगला प्रश्न है, तत्व किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, तत्वों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, धातु, उपधातु तथा अधातु। अब कुछ इस प्रकार का प्रश्न भी दिया हुआ है कि अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न कीजिए। तो शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कॉपर, जल, ये सभी शुद्ध पदार्थ हैं। जबकि मिश्रण क्या हो जाएगा? हवा, चाय, ठंडे पेय, दूध, दही, इस्पात, पीतल, ये सभी मिश्रण कहलाएंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन या स्टार्च का विलयन? तो इसका उत्तर होगा दूध एवं स्टार्च का विलयन जो होगा वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर कुछ पदार्थों के उदाहरण दिए हुए हैं। अब इनमें से हमें छांटना है कि कौन कौन से तत्व हैं, कौन यौगिक हैं और कौन मिश्रण हैं। पहले हम पदार्थों को देख लेते हैं। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। अब यदि हम इन्हें तत्व, यौगिक और मिश्रण में अलग अलग वर्गीकृत करें तो तत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन, ये सभी हो जाएंगे तत्व। यौगिक में क्या क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि मिश्रण में क्या हो जाएगा? मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन और रक्त, ये सभी हो जाएंगे मिश्रण। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखा जो कि 1 नंबर के प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्नों में पूछे जाते हैं। इसके बाद के जो दीर्घ उत्तरी और कुछ बड़े प्रश्न हैं वह हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो आज की वीडियो में बताए गए प्रश्नों को एक बार पुनः आप देखें, उनको याद करें और समझने का प्रयास करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।